Hello, everyone. This is Malini, Human Resource Partner at Amicus Legal. Hope everyone is safe and healthy at their home. So, our video today is about post lockdown effect in India. We have four people in the panel today. So, first speaker would be Mr. Akhilesh Srivastav. He is a retired bureaucrat and CEO from Triveni Sevanyas Group. सो ही हैज सर्व्ड उन्होंने 31 इयर्स तक सरकार की सेवा करी है एंड ही इज अ फेमस हिंदी राइटर एंड हैज रिटन मोर देन 27 बुक्स कुछ के नाम है गुल्लक नया सवेरा एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड देम ऑन Amazon as well. Our second speaker is Advocate Subhash Basaria. He is a criminal lawyer in High Court, Lucknow. He has been past been an English professor in CMS Lucknow, and he was an also writer, and still he is. So he has written some critical studies on Hamlet, Julius Caesar, Shadowline, and many others. Our third speaker is Mr. Ayush Yadav, ex-political consultant IPAC for Captain Amrinder Singh, Chief Minister of Punjab, and currently he is doing Masters in Quantitative Economics, University of Delhi. And our fourth speaker for today in the panel is Advocate Amol Chakravanshi, Standing Counsel Panel, Uttar Pradesh, Supreme Court of India. He is an expertise in real estate law. So I shall start the discussion today. So our first speaker would be Mr. Akhilesh Srivastav. So Mr. Akhilesh, सो मिस्टर अखिलेश सर आपको इस लॉकडाउन को कैसे देखते हैं जब इतने माइग्रेंट लेबर्स जिन पे अब नौकरी नहीं है खाना नहीं है तो वो पैदल घर आने पे मजबूर है तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम है वो इतनी सीधी नहीं है कि उसको एकदम से एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये मल्टी फोल्ड प्रॉब्लम है, इसको हमें कई एंगल से देखना होगा। पहली बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हुई ही क्यों। जी। तो जब लॉकडाउन मेरी समझ से जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ पहले फेज था तो उस समय चाहिए था गवर्नमेंट को कि इनको करके कुछ अपना और उनको एक चांस देती लेबर्स को कि आप कौन कौन जाना चाहता है। तो उस समय निश्चित बहुत कम लेबर होते जो जाना चाहते, क्योंकि किसी को ये नहीं था कि हमें इतने दिन तक ये स्थिति होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे सॉल्व हो जाती। अब जी। जब जब लॉकडाउन फेज 1 फिर फेज 2 फेज 3 तक आ गया और लेबर क्लास आप जानती हैं कि कोई भी ऐसा नहीं जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन से अधिक तक सर्वाइव कर सके। उनकी जो धैर्य था उनका वो चूक गया, उनके सब संसाधन चूक गए उनके, तब ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो अगर इसको हम फेज वाइज मैनेज किए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात कि ये आपने कहा कि मजबूर हैं जाने के लिए, तो लेबर जितने मजबूर हैं आप ये निश्चित मानिए कि हम भी उतने ही मजबूर हैं उनकी सर्विसेज के लिए। और अगर लेबर नहीं रहेंगे तो हम लोग जो शहरों में हैं, बड़े बड़े शहरों में हमारी सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज, सारी फैसिलिटीज सब बंद हो जाएंगी। हम सब इन्हीं के बदौलत सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी आवश्यकता है और हमें चाहिए था, हमें हमारे कम्युनिटी को, हमारे गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को कि मिलकर इनको रोकना चाहिए था। और एक इसका दूसरा फेज यह है कि जो लेबर इस समय किसी भी मुश्किल की वजह से और अपने आर्थिक वर्तमान आर्थिक कारणों की वजह से जा तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल है कि वहां जाके करेंगे क्या। क्योंकि अगर इनके गांव में, इनके छोटी जगहों पे अगर संसाधन होते, खाने पीने की स्थिति सब कहती, तो जाते ही क्यों बाहर। तो ये भावावेश में कहिए या तात्कालिक कारणों से जा तो रहे हैं, लेकिन जाने के कुछ दिन बाद ही वहां पे फिर स्थिति बहुत खराब होने वाली है और फिर इनको लौटने के बारे में सोचना पड़ेगा। और तब वो स्थिति एक और भयंकर स्थिति होगी कि अगर ये लौटने लगेंगे तो। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा यहाँ
कि ये लेबर जो लौट के जा रहे हैं और ये बेरोजगार हो जा रहे हैं, क्योंकि गांव में क्या है, देखिए आप सबको मालूम है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब ऐसे राज्य हैं जो लेबर सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जमीन कम है, उद्योग धंधे नहीं है, कोई अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। तो फिर सारे लौट के वहीं आए और हजारों में नहीं लाखों में आए, तो वो कुछ दिन बाद वो करेंगे क्या, खाएंगे पिएंगे क्या? तो निश्चित है कि वहां पे फिर मारकाट और छिनैती, चोरी चकारी, इस तरह के जो है ऑफेंसेज बढ़ेंगे, सोशल ऑफेंसेज बढ़ेंगे, और फिर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी लॉ एंड ऑर्डर की। तो इसको अभी इतनी इजी से वे में नहीं लेना है, इसको अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अभी आगे इनकी व्यवस्था करे, और जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती, लोकल लेवल पे ही इनके लिए कुछ वैसी व्यवस्था करे कि इनको कुछ काम मिले और कुछ इनके ये इंगेज भी रहें और इनको कुछ इनकम भी होती रहे, ताकि ये इनका जो दिमाग है और इनकी एनर्जी है, ये डाइवर्ट न होने पाए गलत तरफ। दूसरी चीज की है, जितने भी कल कारखाने, फैक्ट्रीज हैं, या शहर के जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं, बिल्डर, सबकी जरूरत है लेबर, इनको तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये नहीं जाएंगे तो शहरों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को फेज बाय फेज इनको, जो अभी तक रुक गए हैं उनको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो आ गए हैं उनको कुछ प्रोत्साहन देके, कुछ इनिशिएटिव देके उनको फिर से कहीं जगह जगह इम्प्लॉय करने चाहिए। यही इसका एक सोल्यूशन है मेरी समझ। और कुछ? किसी और को कोई चीज ऐड करनी हो या पूछनी हो इस चीज में? जी, Do someone want to ask something and on want to add something on the same? क्योंकि we all are seeing कि हम न्यूज में हम रोज देख रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स की क्या हालत हो रही है। And Mr. Akhilesh, I just wanted to know कि आप लॉकडाउन खत्म हो गया, Mr. Akhilesh, I wanted to Am I audible? Yeah. Hello. Hello. हाँ, I wanted to ask कि जैसे कि सर ने रियल एस्टेट का सेक्टर बहुत समय से देखा है, रियल एस्टेट में इसका इफेक्ट क्या दिखेगा? क्योंकि हमें जैसे कि यहाँ पे लेबरर्स जो हैं फ्रॉम स्किल्ड टू अनस्किल्ड, सारे रियल एस्टेट में अकॉर्डिंगली काम आते हैं। अब रियल एस्टेट क्योंकि ऑल टाइम लो है, सबसे नीचे उस पे चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो इसमें लेबरर्स का बहुत बड़ा रोल था। इसमें क्या इफेक्ट होगा आपके हिसाब से? मुझे अंकल आपको आवाज हाँ, आवाज आ रही है, कम आ रही है। हाँ, हमसे पूछा आपने? हाँ, अमोल ने ये पूछा हाँ, कि मिस्टर अमोल ने जो पूछा कि रियल एस्टेट में लेबर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनके जाने से क्या प्रॉब्लम होगी। तो रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां सारा कुछ लेबर पे ही है, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो चाहे स्किल्ड लेबर हो, है सब लेबर ही। और इनके वजह न होने से रियल एस्टेट का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाकी जो कल कारखाने, फैक्ट्री जो, वहां तो चलिए कुछ टेक्निकल लोग होते हैं, वो कुछ काम कर भी सकते हैं, या कुछ ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, उनसे कुछ काम हो जाएगा, लेकिन रियल सेक्टर का काम बिल्कुल बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। रियल सेक्टर की मजबूरी है लेबर, और ये रियल सेक्टर के जितने भी जो बिल्डर्स हैं, अगर इन्होंने बहुत जल्द ये लेबर जो रुक गए हैं उनको बांधे रखने की, और जो चले गए हैं उनको बुलाने की व्यवस्था नहीं की, तो रियल सेक्टर एक तो वैसे मंदी में चल रहा है, फिर ये उबर नहीं पाएगा। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं,
वो फंसे रह जाएंगे इंडेफिनिट टाइम के लिए, क्योंकि रियल सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है जिसमें बगैर लेबर के 1 इंच आप आगे नहीं बढ़ सकते। रियल सेक्टर पे इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। जी, यही मैं कह रहा था कि क्योंकि रियल एस्टेट इस समय सबसे लो है, लेबरर्स है नहीं, तो इसमें रियल एस्टेट में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। बाकी इंडस्ट्रीज में भी उतना ही लॉस होगा, मगर रियल एस्टेट जो कि डिपेंडेंट है लेबरर्स पे, उनके स्किल पे, जो कि आज के ग्रेजुएट या अनग्रेजुएट लोग नहीं कर सकते हैं। वो एक गांव से जो आते हैं यहाँ पे रह के अपना रियल एस्टेट में पूरे कंट्रीब्यूशन देते हैं। जी, थैंक यू सो मच। Is there anyone else who would like to add something or ask? Hello, yeah. Yes, I'm able to hear you. My question to Mr. Shrivastava कि ये जो लेबर्स का अभी माइग्रेशन हो रहा है, तो जी 20 या 40 करीब पेशेंट्स थे, मतलब कि जो इन्फेक्शन था दैट वाज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पीपल रफली। ये डिसीजन उस समय क्यों नहीं लिया गया कि अगर तभी उस समय कुछ ट्रेन्स जो ऑलरेडी चली रही थी, अगर उनको चला करके या एडिशनल बसेस को लगा करके अगर इनको रिस्पेक्टिव जगह पे भेज दिया जाता, तो आज जो हाई रेट्स ऑफ इन्फेक्शन जो गांवों में पहुंच रहा है वो नहीं होता, प्लस जितने लेबर्स आज के रोड एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं वो ना होता, प्लस देयर आर गुड नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, वो आराम से देखी जा सकती थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या अपनी गवर्नमेंट ने इसमें कोई अपना ऐसा एक मैनिफेस्ट एरर कर दिया है? देखिए, मैंने अपनी बात के प्रारंभ में ये कहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस समय सभी लेबर कम से कम इस स्थिति में थे कि वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आराम से रह सकते थे, और गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि लेबर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती कि भाई ये लॉकडाउन लंबा भी खींच सकता है और आप में से जो जाना चाहे जाए। हम उनके लिए केवल लेबर्स के लिए जैसे स्पेशल ट्रेनें बाद में चली हैं पहले चला देते। तो आप एक निश्चित मानिए कि लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स की इतनी भीड़ नहीं होती जितनी आज हुई है, क्योंकि उस समय हो सकता था 25% ही तैयार होते पहले जाने को, फिर सेकेंड फेज में जाते, तो फेज बाय फेज जाते, तो ये पहली बात तो भीड़ नहीं होती। दूसरी बात आपने जो देखी कि आनंद विहार में कितनी भीड़ हो गई थी लेबर्स की, बॉम्बे में हो गई थी और हरियाणा में हो गई थी बॉर्डर पे, तो ये भीड़, इस भीड़ ने क्या किया कि इसको कोरोना का और बढ़ाया, इसको और मल्टीप्लाई किया। तो जो प्रारंभिक प्राइमरी स्टेज था वहां पे कोरोना के मरीज नहीं थे उतने, तो वो सेफली जा सकते थे। वही मेरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट से मैनिफेस्ट एरर हुई है, गलती हो गई गवर्नमेंट से। हाँ, बिल्कुल गलती हुई, और हम गलती हुई है गवर्नमेंट से, नो डाउट गलती हुई है। और मुझे लगता है कि गलती इसलिए हो गई गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कितने दिन खींचने वाला है। आपको याद होगा पहले अनाउंसमेंट में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 दिन में हो, जो है 18 दिन में महाभारत की लड़ाई हमने जीत ली था लोगों ने, और हम 21 दिन में इसको जीत लेंगे। मतलब गवर्नमेंट को भी ये लग रहा था कि हम 3 हफ्ते बाद इसको ओवरकम कर जाएंगे। खैर, जिस स्टेज पे भी गवर्नमेंट को लगा कि नहीं अभी लिंगर ऑन होने वाला है, तो उनको एक स्पेशल ट्रेन ओनली फॉर लेबर्स, स्पेशल बसेज ओनली फॉर लेबर्स करके इनको धीरे धीरे शिफ्ट वाइज में टुकड़ों में भेजना चाहिए था। अब देखिए क्या हुआ है इसका खराब नतीजा कि इनकी वजह से तमाम बीमारियां, जिस अभी आपने कहा, गांव तक पहुंच गई हैं। बलिया के बारे में मुझे मालूम हुआ कि बलिया महीनों तक बिल्कुल ग्रीन जोन में था। अब जो लेबर की पहली खेप पहुंची है, 1200 कुछ लेबर वहां पहुंचे हैं, उनकी जब टेस्ट की गई तो उसमें 9 या 10 मिल गए। अभी इलाहाबाद में कल बात हो रही थी किसी से, तो वो बता रहे थे कि साहब जब से लेबर आए हैं, बिल्कुल पहले 1 या 2 मरीज थे, लेबर आए उसके बाद एकदम से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 14-15 मरीज हो गए। तो ये लेबर जो बाद में जो स्थिति खराब हुई, इनके पास खाने पीने को नहीं रहा, भगदड़ मची, तो एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे से मिले और सड़कों पे निकले, तो उसमें जिनको नहीं था उनके भी फैला, और फिर वो जब माइग्रेट होकर गए हैं तो अपने साथ लेके गए।
तो अब गवर्नमेंट, अच्छा अभी भी गवर्नमेंट जो जिस लेवल की उनको सजगता बरतनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रिकॉशन लेना चाहिए, नहीं ले रही है। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, मैंने पता किया है अभी भी गवर्नमेंट लेबर तो जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जिलों में इनके लिए स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था कतई ऐसी नहीं है कि ये पब्लिक की टच में ना आए या इनकी कायदे से देख रेख हो। और अभी अगर यही स्थिति रही तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये स्थिति और भयंकर होने वाली है और बिल्कुल छोटे छोटे गांव तक में पहुंचने वाला है, आप देख लीजिए। All right, so thank you so much, Mr. Akhilesh Srivastav. इन्होंने बहुत प्रेशियस टाइम निकाला हम लोग के लिए, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम कुछ ही देर के लिए ही रह पाएंगे. He has some other engagement, so thank you so much for joining. Thank you, great. So our second speaker is Mr. Subhash Basaria. So he will be talking about the post-lockdown effects on the legal parlance. So please tell us about your views on the legal parlance. What do you think? What will the post-lockdown effect be? As you, like all of us are seeing, what COVID-19 and India being no exception. अब अगर legal parlance में देखें, the biggest problem that I see is that there is a huge pendency of cases that has piled up. अगर आप देखें तो on an average is at 52nd day of the lockdown. Or Indian courts में, if I talk of the magisterial courts here in roughly all over India, the court roughly handles 70 to 100 cases per day, including the bail applications. एक दिन भी काम नहीं होता है तो एक कोर्ट में रफली 100 केसेस की पेंडेंसी 52, so 5200 केसेस की पेंडेंसी तो सिर्फ एक कोर्ट में आ गई. एंड देयर आर गुड नंबर ऑफ कोर्ट्स इन, प्लस देयर इज अ ह्यूज डिलूज ऑफ फ्रेश केसेस आल्सो. अगर आप इन 52 दिनों में देखें तो फ्रेश हार्डली एनी फाइल हुए एक्सेप्ट फॉर जो जिनकी अटमोस्ट अर्जेंसी थी. Courts, if you see, a few cases, सारे जो tendency of fresh cases है पूरा deluge आ जाएगा. And lockdown will not be opened like that. अगर lockdown खुलता है तो naturally certain conditions will be imposed and lockdown normalized. Then also it is going to take a lot of time for our courts to actually go on a pace that it was going earlier. Then problem is that the concept of social distance, it will certainly slow courts work. Good number of our legal professionals, they work on case-to-case basis. That is, they work on. Abhi 50 lockdown, that means it has dented their pockets hugely. That is, their budgets have gone awry. अगर इन 52 में देखें, high percentage of the legal professionals, they have not been able to earn a single penny. And besides that, there are not only these legal professionals, इनके हम लोगों के connected काफी सारे professions होते हैं. Like for instance, stenographers, जिनको हम लोग आम भाषा में typists बोलते हैं, उनके बिना तो कोर्ट का कोई भी काम नहीं हो सकता है. There are good number, thousands and thousands of work, all levels. तो वो हो गए, photocopiers गए, हम लोग के clerks हो गए, juniors हो गए. तो इन सब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई है और ये प्रॉब्लम अभी जाने वाली नहीं. एंड इन ऑल, आई मीन गोइंग बाय द थिंग्स दैट आई सी वाचिंग इन द कमिंग डेज आल्सो, दिस लॉकडाउन इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी एक्सटेंडेड. तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. देन एक है हम लोग के कॉन्सेप्ट है, सभी जगह पे है, हर डिस्ट्रिक्ट्स में है, पार्टी खुद इंडिविजुअली नहीं होती है तब तक कोई भी केसेस टेकअप नहीं होते. ये भी प्रॉब्लम रही है, यानी कि इतने दिनों में चाहे वो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हो, जो लेडीज को मिलता है मेंटेनेंस वो हो, चाहे गार्जियन वार्डशिप के एक्ट में जितने भी केसेस हो,
कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन हो, या डिवोर्स केसेस हो, या रीयूनियन वाले केसेस ऑफ द स्पाउसेस, दे हैव ऑल बीन पुट इन अबेयंस. वहां पे वर्चुअली कोई काम नहीं हो पाया. And there are good number of families which are totally dependent on the maintenances. That is, even the parents are able to get the maintenance under 125 CRPC. उसमें उन लोगों को मेंटेनेंस मिलता है, वो नहीं मिल पाया होगा. बहुत सारी वाइफ्स ऐसी हैं जो कि स्ट्रेंज है, अलग रह रही है, बच्चों के साथ में रह रही है, उनको नहीं मिल पाया होगा. तो ये सब प्रॉब्लम रही है और अभी आने वाले टाइम पे और रहेगी. बट देन आई सी वन रे ऑफ कर पाए नेचुरली. Then the Honorable Supreme Court, as well as the various high courts across the country, they had taken up the good number of cases on की urgent listing कराई गई थी. That means all those cases which were urgent in nature, in bail applications, they had been. But given size of, that is the member size of India, about 130 crores, and huge pendency of already जो चल रही, तो बहुत सारे still जो nature, they also could not be taken up because अगर उनको सबकी लिस्टिंग कराते तो एक तरीके से नॉर्मल कोर्ट की फंक्शनिंग हो जाती, which was not possible. But then I hope is कि बहुत सारे हम लोग क्रिमिनल ट्रायल्स में ऐसी स्टेजेस होती जिनको हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत इफेक्टिवली करा सकते हैं. जैसे कि नॉर्मली एक होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. इसको आप यूं समझ लें एक छोटे से एग्जांपल से कि इफ एन आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इफ ही फाइल्स ए चार्जशीट हियर इन लखनऊ, यानी कि किसी केस को वो फॉलो कर रहा है, उसमें उसने पूरी इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट लगा दी. चार्जशीट लगाएगा वो लखनऊ में, बट देन ही ऑफिसर जब तक उसका टाइम आएगा एग्जामिनेशन का, मतलब व्हेन ही विल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, तब तक 5-6 साल 7 साल 8 साल 10 साल बीत चुके होंगे. Such a gap, he might be posted, say, at Ghaziabad, he might have been posted at Varanasi or somewhere else. And if he had been a circle officer, deputy SP, there are good number of cases जिनकी इन्वेस्टिगेशन एक डिप्टी एसपी ही करता है, जैसे कि 304B का केस हो गया, तो उसमें तो वो आईपीएस प्रमोट हो जाएगा, कहीं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो जाए, ठीक है, या इवन विद इन द स्टेट कहीं भी हो जाए, सीबीआई में चला जाए. तो अब उन लोग के एग्जामिनेशन के लिए इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज समन्स आर इश्यूड, वो जाते हैं थ्रू थाना जाता है, अब दूसरा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया तो उसमें टाइम लगता है, बाय द टाइम समन उसका पहुंचता है तो कोर्ट की डेट निकल जाती है या बिल्कुल नेक्स्ट डे होती है, तो ही इज नॉट एबल टू कम. So examination of witnesses becomes a very tedious and a very long process. But if we take the help of this video conferencing, as we had just done a couple of days back, and we are still doing, then that means that the video conferencing in this instance, it can easily be done in that district only. Suppose it's posted at Ghaziabad, उसको देना है गवाही लखनऊ में, पर वो वहीं से हो सकती है. एक दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ जब भी जो कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट देखती है तो उसका डेमिनोर भी देखती है कि जो पर्सन जो अपनी गवाही दे रहा है उसका डेमिनोर भी देखा जाता है. तो हो सकता है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत क्लियर वो चीज ना आ पाए, बट देन वी कैन ऑलवेज टेक स्टेप्स. क्रॉस एग्जाम हो सकता है, री बहुत लंबी डेटें लगती है, so that we can cut short, that we can make whatever we had lost during the COVID-19, the good number of hours, some might be made up if resort to this, plus the bail applications, they can also be taken up to video conferencing. That is what I feel, and which was done also effectively. So what I see in COVID-19, although it has caused a huge ruin, but at the same time it has given us a ray of hope also that we can reinvent ourselves so that we can always modernize ourselves and we can be better equipped in order to handle problems. And if at all there is another pandemic or so, we shouldn't be, then we'll be better equipped. Very well said, Okay, sir. so I would just add to this that in here we in Supreme Court, like the circular officers who are posted are mainly posted are gets their new posting. तो उनको फैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और जब जवाब लगाने आते हैं यहाँ पे तो उनको हार्डली कुछ फैक्ट्स के बारे में पता होता है. तो दीज थिंग्स आर वी स्टिल फेसिंग. और अगर यही चीज बिकॉज दिस इज समथिंग कि दिस इज नेवर एंडिंग थिंग कि अपील हम कब तक जाएं, कितने अपील बेल की कितनी अपील में जाएं, या बेल जब तक ना मिले तब तक हम उसमें करते रहें, बेल एप्लीकेशन मूव करते रहें.
तो इट इज ऑब्वियस कि उसमें सर्किल ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का ट्रांसफर होता रहता है। मगर इसमें एक चीज ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि अभी एज अ प्रेजेंट सिनेरियो में अभी सारे कोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, ना क्रिमिनल मैटर्स ना सिविल मैटर्स, कुछ नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस मैटर्स आपने बताया, मेंटेनेंस मैटर्स का क्या क्या है, कैसे है। 304B के मैटर्स भी कुछ, किसी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। वहीं पे हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट्स मैटर्स सुन रही है अर्जेंट बेसिस पे, वो मेनली बेल मैटर्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट 1/2020 में रिट पिटीशन के लेट किया था कि जो 7 ईयर से कम हैं और जो नए प्रिजनर्स हैं उनको बेल आउट कर दिया जाए ताकि कोरोना वायरस न फैले जेल्स के अंदर। तो ये एक नया, एक ये क्राइसिस की वजह से एक नया ये एक उठ के आ रहा है, लोगों का बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, which was not there from before. Like the prisoner was is suffering from jaundice and he's moving an application in the court for bail कि मेरे को और सफर ना करना पड़े इस पैंडेमिक में, मैं इसका वो ना हो जाऊं। तो इसमें और क्या वे आउट हो सकते हैं? बिकॉज मेनली वी आर सीइंग द कोर्ट्स आर नॉट लिसनिंग टू द मेन मैटर्स, और अर्जेंट हियरिंग भी उन्हीं मैटर्स का हो रहा है। अर्जेंट हियरिंग उन मैटर्स का हो रहा है जिसमें हमको बेल के मैटर्स हैं या जिसमें हाई प्रोफाइल मैटर्स हैं। या लाइक अभी जैसे कि रिपब्लिक टीवी का जो प्रॉब्लम आई थी कि उसमें एफआईआर क्वेश्चन में जाए एंटिसिपेटेड बिल दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में दे हैड गॉन, तो वो भी, बट देन व्हाट प्रॉब्लम इज दैट इसके लिए वी नीड अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सिंस ये पैंडेमिक नेचुरली हम लोग like other countries, developed countries, we have not been able to develop this kind of thing. So इसको हमको पहले से not, I mean, it has given us an opportunity that we should prepare ourselves, we should modernize ourselves. See, अगर आप देखें तो इतनी सारे, अगर आप कैसे each court handles in a day, इतने सारे I don't possible होंगे। सेकेंडली, अगर मान लीजिए कोई बेल एप्लीकेशन आती है, आज बेल एप्लीकेशन पुटअप हुई, मान लीजिए कोई मेजर सेक्शन की बेल है 302 की व्हाटएवर, उसके लिए नॉर्मली बिना काउंटर मंगाए जो है जल्दी नॉर्मली डिस्पोज ऑफ नहीं होती। तो अगर उसमें काउंटर मंगा लिया फिर, या बीच में अगर अचानक कोई चीज की जरूरत पड़ गई, तब जैसे हम लोग पुट ऑफ करा लेते हैं कि भाई ठीक है, इट में काइंडली बी टेकन विद रिवाइज लिस्ट, या बीच में 10 मिनट की हो गया, या हेबियस कॉर्पस मैटर्स में तुरंत बंदा नहीं आ पाया, द पर्सन हैज टू अपीयर। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देयर आर गुड नंबर ऑफ जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगे, इन सब तो ये बाय एंड बाय वी विल बी एबल टू हैंडल। बट एक प्रॉब्लम, अगर इफ इसको पूरा का पूरा ट्रायल या पूरा का पूरा मैटर्स को अगर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, देयर इज अ गुड नंबर ऑफ लॉयर्स हु विल बी ब्रीफलेस, हु विल बी, अब वो इस स्टेज पे 60+% के लिए इतनी जल्दी हैंडल करना और सीखना, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब व्हिच एक्चुअली हैपेंस, प्लस मेनी ऑफ सिस्टम एंड दे मे नॉट, so that we have to see that also because there are thousands and thousands of legal professionals. So होगा क्या कि अगर ये पूरा का पूरा totally A to Z कर देंगे, तो ये the work will shift only to a few selected hands. That will generate further problems. But in certain sections they can always be taken up, जिससे कि मतलब what I feel is कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग हो जाएगी। And then yeah, like you said कि कौन कौन से मैटर्स को टेक अप करें, तो वो बात वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर अर्जेंट मैटर्स ज्यादा है कि उसमें से केवल ओनली एक टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी लिया गया है, अभी तो देयर आर गुड नंबर ऑफ अदर केसेस आल्सो वेयर व्हिच नीड टू बी टेकन अप, बट दैट कैन नॉट बी टेकन अप गिवन द इंस्टेंट प्रॉब्लम एट हैंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19। कि अभी इतनी जल्दी कुछ हो नहीं सकता, एवरीबॉडी इज इन अ लॉकडाउन, तो ये तो तब होगा जब लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा, प्लस पीपल विल हैव टू बी ट्रेन्ड, देन इट कैन बी टेकन अप। So at the moment somehow we can say that it cannot be done. फेल भी है, लेकिन इसमें भी फेल को ठीक नहीं, नेचुरली नहीं खुलता तो नेचुरली इस टाइम को, क्योंकि उसमें फेल तो ऑटोमेटिक हो गई है, मतलब विदाउट फाइलिंग द श्योरिटी ऑन द पर्सनल वन पीबीपी होगी, लेकिन वो श्योरिटी फाइल होंगी, लेकिन वो तो फाइल तभी हो सकती है जबकि कोर्ट
Ayush, you wanted to ask something? हाय सर, मुझे पूछना था कि अगर क्यों नहीं इस टाइम एक स्टेप लिया जा सकता है कि why we not starting listing all the cases online and their results in a proper format so that these cases can be used like for speedy trial, like you don't need to go to court. अगर आप दो parties हैं, they want to know the result of their dispute, उस इस डेटा का यूज कर सकती है। इसके लिए थर्ड पार्ट मतलब लीगल की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है who can give you the speedy result in 1 or 2 days without going to the court, so that अगर वो नहीं जाना चाहते हैं like before the court कोई एग्रीमेंट हो सकता है, तो ये फैसिलिटेट करेगा ये प्रोसेस को। लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक एफआईआर हुई, शॉर्टली बता रहा हूँ, एक एफआईआर हुई, एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट हुई खत्म होगी। और अगर चार्जशीट है तो चार्जशीट भी अगर अगर वो माइनर ऑफेंसेस हैं तो नेचुरली नहीं होती, बाकी माइनर अरेस्ट भी हो जाती है। तो फिर चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद फिर पर्सन हैज टू गेट हिमसेल्फ आइदर बेल्ड आउट इफ ही इज नॉट ऑलरेडी ऑन बेल। चार्जेस बनेंगे, चार्जेस बनने के बाद में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा। नॉर्मली क्रिमिनल ट्रायल में 7 से 8 से 10 तक विटनेसेस रहते हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्म। इसमें डॉक्टर भी होता है, कोई चाहिए तो कुल 313 बनेगा। 313 के बाद में फिर डिफेंस विटनेसेस आएगा, फिर आर्गुमेंट होगा, तब रिजल्ट आएगा। तो अब ये इतना लंबा प्रोसेस है कि ये ऑनलाइन अभी इसके बारे में सोचना तो आई डोंट थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट देन इन द इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली वो तो करेगा ही। उसके अलावा जो हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ इट, कैन बी डन ऑनलाइन। आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। कई के केसेस में हम लोग सीनियर एडवोकेट को एंगेज करते हैं, सपोज द पर्सन इज टू कम टू दिल्ली, तो इन प्लेस ऑफ कमिंग फ्रॉम दिल्ली नेचुरली ही बी लूजिंग दिस वर्क देयर, कम्युनिकेशन में टाइम वेस्ट होता है कम्युनिकेशन में, तो ही कैन प्रेजेंट हिज आर्गुमेंट फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ इफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक अच्छा सेटअप हमारे पास हो। लाइक अगर 3 हमने एडवोकेट्स एंगेज कर रखे हैं, वन इज फ्रॉम चेन्नई, द अदर इज फ्रॉम दिल्ली, द अदर पर्सन इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ऑल ऑफ देम दे कैन पुट देयर आर्गुमेंट्स थ्रू ऑनलाइन, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम सेव। एट द मोमेंट आई डोंट थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, एट हाई कोर्ट लेवल और एट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेवल या ऑनरेबल हाई कोर्ट लेवल पे ये कुछ चीजें अभी हो रही थी। ई कोर्ट की फाइलिंग तो ऑलरेडी भी हो रही थी, लेकिन अब सभी की लिस्टिंग बना देना, सारे केसेस को टेकअप कर लेना और इफेक्टिवली कर लेना, दैट इज नॉट फीजिबल एट द मोमेंट। ई फाइलिंग में भी अभी All right. Thank you so much, everyone, for the question and this authentic information that we got from Mr. Subhash Basaria. Thank you so much. So we move on to the next speaker, Mr. Ayush Yadav. So he will be giving his views upon the economic condition, what present it is and what in future. So Ayush, please continue. Hi everyone. So like हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो कि एक वुहान चाइना से स्टार्ट हुआ था, अब अराउंड 185 कंट्रीज तक फैल चुका है, जिसमें इटली, यूएसए, जापान, ये वो डेवलप्ड नेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। अब इस कोरोना वायरस को स्टार्टिंग में रोकने का एक ही तरीका था कि अगर हम नंबर ऑफ केसेस को कंट्रोल करें ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। उस चक्कर उसको रोकने के लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का स्टेप उठाया, पर उसके कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी दे ऑलमोस्ट रुक गए बिल्कुल। तो इसके कारण काफ़ी इम्पैक्ट हुआ नेशंस पे। जैसे जो बिजनेसेस थे उनमें काफ़ी कैश फ्लो मिसमैच हुए, क्योंकि अभी भी उनके कई फाइनेंशियल लायबिलिटीज थी जो उनको देनी थी, जैसे रेंट, सैलरीज और फिक्स कॉस्ट, बट ऑपरेशनली जो उनके रेवेन्यूज थे वो ऑलमोस्ट जीरो थे। अब ये मिसमैच को कंपनी कब तक बेयर करेगी? तो इसी के लिए ये फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो इकोनॉमिक स्ट्रेस हम बात करते हैं और जो ले ऑफ्स हम देख रहे हैं वो हो रहे हैं। अब पॉइंट ये था कि अगर आप इसे नंबर में देखेंगे तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अराउंड 8.5 ट्रिलियन आउटपुट में लूज करेगी इन आने वाले 2 सालों में। ये टोटल उतनी कमाई है जितनी पूरे देश ने मिलके 4 सालों में कमाया है। So this is the impact
of COVID-19 if I talk about in numeric. और दूसरा, इंडिया, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी पहले वो प्रिडिक्ट की गई थी कि इट विल गो अराउंड 6.6% इस फाइनेंशियल ईयर में, बट अभी यूएनसीडी ने इसको एस्टिमेट किया है अराउंड 1.5%। अगर आप देखो तो इंडिया की जो वर्कफोर्स है दैट इज अराउंड 500 millions, around like, but abhi around half of the India's workforce, that is 250 millions, is either unemployed or waiting to go back to work, जिसके कारण 70% रिडक्शन इन डिमांड हुआ है। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए कई डेवलप्ड नेशंस और कई कंट्रीज आ रही है अपनी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस से, पर इन सब पैकेजेस का इम्पैक्ट इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हाउ इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर, कि क्या कोविड-19 दोबारा वापस आएगा वेव में, कि धीरे धीरे ये हमारी वैक्सीन आएगी और ये रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अभी फॉर द ऑप्टिमिज्म वी कैन होप कि सब कुछ सही हो जाएगा कुछ महीनों में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल टेक अ पेस ऑन, उसी पे हम एनालाइज कर सकते हैं जो किया गया है। अभी जैसे आप देखो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है of around 20 lakhs crore, which is 10% of our GDP. Or he has announced it under a vision of Atmanirbhar Bharat. But comparing it with other nations like developed nation like Japan, they've also announced the relief package of around 21% of their GDP, and USA, which has announced around 13% of GDP. So जो ये पैकेज अनाउंस है, इसमें अनाउंस किया गया है, उसमें बोथ मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल स्टिमुलस और डायरेक्ट ट्रांसफर जो कि माइग्रेंट वर्कर्स को किए जाएंगे, वो सारे इंक्लूडेड है। तो मैं आपको ब्रॉडली बताता हूँ कि इस पैकेज में क्या क्या है और कैसे ये इम्पैक्ट करेगा और क्या क्या इसके शॉर्टकमिंग्स है। तो सबसे पहले हमारी एमएसएमई जो सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, जो बहुत हमें नहीं पता है कि ऐसा है, बट एग्जैक्टली ये है, बिकॉज इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मेजर 30 to 50% of our workforce, and moreover it is a backbone for all those people who are thriving to sustain in this situation. So अभी आप देखो एमएसएमई के लिए उनकी definitions change Ayush, your video is not available. Can you just stop and start again the video part? Now is it all right? Not yet. Okay, continue speaking. Maybe it has a glitch. It will start. Okay, please continue. Okay. So अभी आप देखो तो उस पैकेज में, उसमें उन्होंने अराउंड 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन दिया है। एमएसएमई की डिफिनेशन चेंज कर दी है ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज हो। ई मार्केट लिंकेज दिया है एमएसएमईज को, और यहाँ तक कि अगर ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो, उसके लिए उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए भी 2 सेपरेट लिक्विडिटी मेजर्स निकाले हैं। रिलीफ इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, टिस्कॉम्स को भी दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे 15,000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दोनों पे रेट कट हुए हैं। इवन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी 6 मंथ के एक्सटेंशन दिए हैं। तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मेजरली जो 2 इम्पोर्टेंट जो इनकी पॉलिसीज है जिस पे एक डिबेट बनती है, दैट इज फर्स्ट दी क्रेडिट गारंटी, दैट इज 3 लाख करोड़ ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स, जो कि उनके लिए है, जो कि बिजनेसेस हैं और अदर एमएसएमईज हैं। तो अगर आप देखो तो ये स्कीम अवेलेबल है 31 अक्टूबर 2020 तक। इससे आप पता कर सकते हो कि हाउ ऑप्टिमिस्टिक गवर्नमेंट इज दैट कोरोना वायरस विल एंड सून, और उसी हिसाब से इन्होंने एक्ट किया है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अभी जैसे कि हाल ऐसा है कि बैंक्स, अगर आप पिछले 2 क्वार्टर से देखो तो ऐसा ही हाल है कि बैंक लोन देने में लोन नहीं दे रही है। पिछले भी टाइम क्वार्टर में आरबीआई ने पैकेज अनाउंस किया था जिसके पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज बैंक्स आर नॉट विलिंग टू लैंड। उन्होंने वो दोबारा पैसा आरबीआई के पास रख दिया। तो इसी के लिए दे केम विद अ क्रेडिट गारंटी कि हाँ, बैंक्स को फाइनेंशियल हिट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी।
तो ये एक स्टेप ऐसा था नाउ जिसके कारण बैंक्स विल बी विलिंग टू लेंड टू एमएसएमईज एंड अदर बिजनेसेस, जिसके कारण थोड़ा क्रेडिट फ्लो होगा मार्केट में और लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। बट अभी भी इस पे बहुत काम करने की चीजें जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया सेट किया गया। अभी भी ये नहीं बताया गया कि बैंक्स क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करेंगी लोन का, क्यों नहीं, कि अगर उनको लोन देना है तो क्या, किसको देना चाहिए, न्यू फैसिलिटीज को कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग को, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा ही टूल एक बार 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मलेशिया ने किया था, और उनके में कुछ ऑपरेशनल ग्लिचेस रह गए थे जिसके कारण उनके काफी सफर भी करना पड़ा था। सो अगर इसको प्रॉपर ऑपरेशन तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो दिस विल गिव अस अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। नाउ वो जो सेकंड स्कीम है वो है, अगर आप देखो तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए मार्केट में, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, हाउसिंग कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें दो स्कीम है, एक है कंप्लीट गारंटी जो कि 30,000 करोड़ की है, और दूसरी है 45,000 करोड़ की पार्शियल गारंटी स्कीम। अगर आप कंप्लीट गारंटी स्कीम में देखोगे, उसमें इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अप अराउंड 30,000 करोड़ टू बाय डेट पेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। और जो जो 45,000 करोड़ पार्शियल गारंटी वाली है, उसमें है रेटेड पेपर्स और जो अनरेटेड सिक्योरिटीज है, ताकि उनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर ये गवर्नमेंट बैक्ड रहेंगी तो देन द इन्वेस्टमेंट विल इम्प्रूव और पीपल विल इन्फ्यूज मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। बट इसमें एक चीज है कि जो अगर आप ये अमाउंट देखो, दैट इज वेरी लेस, क्योंकि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे, अगर सिर्फ मैं लोन की बात करूं अकेले, दे डील विद अराउंड 27 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग अलोन, और जिसमें से 19 लाख करोड़ जो होती है वो कैपिटल मार्केट से फंड्स इन्फ्यूज होते हैं। और ये अभी भी अनलाइकली है फाइनेंस के लिए। और बट एक चीज है अच्छी, कि जो उन्होंने अभी कोलैटरल फ्री लोन किया है 3 लाख करोड़ का, जो पहले मैं बोल रहा था, वो मोस्टली फायदा इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का होगा, क्योंकि एमएसएमईज को लोन यही देते हैं। बैंक्स आर नॉट दैट कंट्रीब्यूटिंग व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग देम। सो यही दो तरीके का चैलेंज है हमारे पास, एक है कोविड-19 का डिमांड साइड का, और एक सप्लाई साइड का। अभी दोनों ही बुरे हाल में है। तो इसके दो, जिसके लिए डिमांड साइड में गवर्नमेंट ने काफी इंश्योर किया है कि हम लिक्विडिटी इंश्योर करें मार्केट में, तो उससे काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये अच्छा है। और दूसरी एक चीज है कि कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट 20 लाख करोड़, क्योंकि अगर आप 20 लाख करोड़ में आरबीआई का वो हटा दीजिए कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि अगर आप, मैं इमेजिन करता हूँ कि 50% विल नॉट शो इन द सेक्टर, सो गवर्नमेंट नीड नॉट बी लाइक वायबल फॉर इट। तो इसके लिए तब भी अराउंड 10 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को लाना है। उसके लिए वो बॉन्ड इशू करेंगे, डिफरेंट डेट पेपर्स इशू करेंगे, पर मार्केट में अभी इतने ज्यादा क्वांटिटीज में डेट पेपर खरीदने वाले मार्केट में सिर्फ नहीं मिलेगा कोई। तो फाइनली दे वुड गो फॉर डेट मोनेटाइजेशन, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। और इसका अलग ही एक इम्पैक्ट है, अगर दिस इज नॉट ऑपरेटेड इन अ लाइक कंट्रोल मैनर और इन अ प्रॉपर चेक्ड फॉर्मेट, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी इन अ बैड वे। और जो अदर चैलेंज है, दैट इज लाइक इकोनॉमी पर्सपेक्टिव वेयर इट कंट्रीब्यूट्स टू सप्लाई साइड, इज कि जो अभी आपने देखा है हमारे इंडिया में केसेस काफी कंट्रोल में थे। मोर देन फोर्स लॉकडाउन, इट वाज वॉलंटरी डिमोबिलाइजेशन। ने खुद डिसाइड किया कि नहीं, हम मूव नहीं करेंगे। इज देयर इन पीपल। सो पहले अगर आपको सप्लाई को इंश्योर करना है कि लोग बाहर निकले, काम करें और डिमांड उस तरह से बढ़े, तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा पीपल को कि दिस रिस्क वोंट हैज सरपास, कि अब ये रिस्क नहीं है। और इसीलिए जो सेक्टर्स जो डील करते हैं, मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, इन सबसे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे इवन आफ्टर दिस इकोनॉमी टेक्स लाइक इट्स ओन पेस। सो लास्ट में आई लाइक टू कंक्लूड कि we are going to see for some good long term effects if we operate and execute this policy like in a good manner. But there is also one thing that government needs to look is to cater the livelihood of the poor. तो अभी भी डायरेक्ट ट्रांसफर्स जो किए हैं गवर्नमेंट ने वो थोड़े कम है, टू सी हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन दिस livelihood of the poor people. Thanks. Any question? Anyone wants to add something? Mr. Subhash Basaria, Amol Chaturvanshi, anyone? Just a second. Yeah.
Your voice is not audible, Mr. Subhash Basaria. It's still not audible. Just a second. Audible? Yeah, now audible. Perfect. Yeah, perfect. Very well said. That was very well said. No questions from my Amol, you would like to add anything? Any question? Great. No, that was a detailed view of this whole situation. So, no question. Perfect. Perfect. Thank you so much, Ayush, for letting us know about the economy parts so deep. And I hope government could do something like this, and we see a very fruitful future. Perfect. Thank you so much. So our next speaker is Amol Chitravanshi. So he will be letting us know the effect of lockdown in the real estate. So please continue. Yeah, as we know that from the last 1 year, real estate has been is in all-time low. Means it was already in losses, and it is presumed that in another 6 months, this is not going to come up with this situation. Now, as we are talking to Mr. Akhil Srivastava, that since the laborers have migrated back, who are the migrants labor have gone back to their villages and have gone back to their homes. Now the real estate sector is also going to face this problem. यहाँ पे अब लेबर्स की कमी होगी, यहाँ पे अब उस तरह के तेजी से डेवलपमेंट नहीं होगा, उस तेजी से उसका कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा जैसे पहले होता आया था. तो पहले से ही जो लॉसेस में चल रहा था, जो ऑल टाइम लो था, जो उसमें ग्रोथ नहीं थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट पहले से नहीं आ रहा था, वो अब उसमें और डाउन फेज आएगा. इसमें अभी नाइट फ्रैंक इंडिया का सर्वे आया है जिसमें ये बोला गया है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइसेस से, सेल्स से, लॉन्चिंग से, एसेक्ट्रा से, मतलब सब चीज में इस समय सबसे निचले स्तर पे हैं. और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है कि होटल, टूरिज्म, कमर्शियल रियल एस्टेट आर वर्स्ट हिट सेक्टर्स, and they are like there was 16.9% growth year on year, 245,000 crore in this last Feb. They were in losses, and the commercial real estate credit expanded to 15.1% to 2.29 lakh crores. These were the RBI data in February 2020. So we know that this is every sector is being affected, and the real estate is also the most affected sector. Now, since 2 days back, Finance Minister Nirmala Sitharaman has extended the timeline for real estate projects completions and registrations by 6 months, as we have seen. So this has a something like developers and the promoters have a like they are. It is a positive news for them. It is a positive. This will give a positive impact to the developers, and as we know, since this there are no more there are no more bookings, there are no more buyers to the real estate, so there are no more projects which are going to come up. So the projects which are already running were extended by the 6 months in their completions and registrations, and accordingly RERA is also asked to extend and issue the project registration with the revised timelines, that the timelines will be extended by 6 months. So I'll just tell you about what UP Uttar Pradesh is doing in UP RERA is doing. That the UP RERA has started the video conferencing with the buyers and the builders, and they are just
redressing all the problems of the buyers which were pending in their courts, and this is a very positive step taken by them. Also, the UP government has also conducting various video conferences and listening to the problems of buyers, or not the buyers and the people who are facing problems. So this is a very positive step in this pandemic like situation. So I would just give two suggestions that the sectors which were going good from the past, were the cash flow should be allowed in those sectors, and some relaxation should also be given to the home buyers, because Nirmala Sitharaman has not given any relaxation to the home buyers, and home buyers are also affected people who have to pay their EMIs, or are given benefits, but who were not given the possession, or who were given who were likely to be given the possession, should also be given some relaxations. And that is all about the real estate. Right, great. Anyone would like to add something or have a question? No one? All right, perfect. So thank you so much for this information, Amol. And this was a freewheeling conversation that we did today on the different genres of what the post-lockdown effect would be. Currently, situation is bad, but there is still a ray of hope. The analysis and research of everybody shows, but then today's news, the migrants are suffering the most. I think in all the three, the middle class, the upper class still can survive, still can be there in the picture, but the migrants, the poor, because if we talk about social distancing, then these slums, these jhuggi jhopadis, they do not have any distance even within the house. So I think that is the most affected place. But still, I think India has survived so many negativities till now. But in future, this is a tough time, right? Thank you so much for joining with us and giving your views. In future, we can get in touch with a different topic as well. So thank you so much for the day. Thank you, everyone. Thanks for calling us.